नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और बीईओ एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है सुपर रिवीजन। सुपर रिवीजन में हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते जाना है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसका स्रोत आपको ऊपर थंबनेल पे ही दिख रहा है, परीक्षा वाणी है। और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है परीक्षा वाणी इन सभी परीक्षाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इस बारे में मुझे आपको कुछ बताना नहीं, आप सब कुछ ऑलरेडी जानते हैं। तो परीक्षा वाणी में लगभग 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और हमारी उम्मीद है कि हम 50 दिन में 15,000 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। अगर ये रिवीजन हम कर ले जाते हैं तो आपको 50 दिन में 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये मेरा आपसे वादा भी है और दावा भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। विश्व भूगोल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला को ख़त्म करने के बाद जैसे डे वाइज हम लोग अपना आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? देश कोष्टक में दिए गए हैं। तो आपको पता है पाकिस्तान की राजधानी कराची, जापान क्योटो सही है, न्यूजीलैंड ऑकलैंड सही है, लेकिन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया ये गलत दिया गया है। ब्रिस्बेन की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा होती है। निम्न देशों में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो आप जानते हैं सेशल्स की मुद्रा जो होती है वो क्या होती है? रुपया होती है। सेशल्स की मुद्रा क्या होती है? और रुपया होती है। तो भूटान की मुद्रा क्या होती है? न्यूगिल्ट्रम होती है। मलेशिया की मुद्रा क्या होती है? मलेशिया की राजधानी कोलालमपुरम है और इसकी भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। तो मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुरम है और इसकी मुद्रा जो होती है मलेशिया की वो क्या होती है? तो आप जानते हैं रिंगिट होती है। क्या होती है? रिंगिट होती है। मलेशिया की मुद्रा क्या होती है? रिंगिट होती है। माली की मुद्रा क्या होती है? तो माली की मुद्रा ये अफ्रीकी देश है और इसकी मुद्रा जो होती है वो फ्रैंक होती है। क्या होती है? फ्रैंक होती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? यानी कौन सा ऐसा देश है जो स्थल से घिरा हुआ है? तो इसमें तो आपको सोचना भी नहीं, आपको तुरंत आंसर बताना है कौन सा ऐसा देश है। तो वो है बोलीविया है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सममान रेखा मानचित्र का, सम समान में रेखा मानचित्र का। और निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं? कह रहा कौन सा ऐसा देश है जो स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, यानी स्थल से घिरा हुआ देश नहीं है। तो लाइबेरिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है और लाओस, लग्जमबर्ग और अफगानिस्तान ये सभी स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक। भूगोल के नवनियतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नवनियतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताना है। कौन है नवनियतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक? जी टेलर हैं। कौन है? जी टेलर हैं। नवनियतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और उसके उत्तर बताना है। यहाँ पे देश दिया गया है और उसकी राजधानी दी गई। देश है और उसकी राजधानी आपको बताना है कौन सा। तंजानिया है, केन्या है, नामीबिया है, मोरक्को है, रवात है, नौरोबी है, डोडोमा है और बिंढाक है। तो चलिए बताइए आपको सबसे पहले किस इसके बारे में कौन सा आंसर आपका सही है। तो इसका आप पहला बताएंगे तो आप तंजानिया की राजधानी आप जानते हैं क्या होता है? डोडोमा होता है। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। ठीक। उसके बाद केन्या की तो आपको याद होगी बहुत पहले से। केन्या की राजधानी क्या है? नौरोबी है। सही है। नामीबिया की राजधानी आपको बताना है। नामीबिया की राजधानी क्या होती है? बिंडहाक होती है। जबकि मोरक्को की राजधानी आपकी क्या होती है? रवात होती है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। समुद्री यात्री दिया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समुद्री यात्री दिया गया है और उसका देश बताना है आपको। तो आप जानते हैं वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। कोले क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के रहने वाले थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। जबकि तस्मान कहाँ के? हॉलैंड के रहने वाले थे। और इस तरह से आपका ऑप्शन जो होता है वो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होती है? अबू धाबी होती है। क्या होती है? अबू धाबी होती है। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। फिजी है, फिनलैंड है, गुआना है, लेबनान है। फिजी का सूबा है, फिनलैंड का ओस्लो है, गुआना का जॉर्ज टाउन है और लेबनान का बेरूत है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक कोई ऐसा है जो सुमेलित नहीं, तो उसका आंसर आपको बताना है। तो उसका आंसर क्या है? फिनलैंड का ओस्लो ये सुमेलित नहीं है। फिनलैंड का ओस्लो सुमेलित नहीं है। बाकी सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। ठीक है। फिनलैंड का ओस्लो जो है ये सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है फिनलैंड की राजधानी क्या होगी, जो आपको बताना है। ठीक है। तो जल्दी से आप बता दीजिए फिनलैंड की राजधानी के बारे में। आप बता देंगे, आप कमेंट करके बता दीजिए फिनलैंड की राजधानी क्या होती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले प्रश्न की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिनलैंड की राजधानी आपको बताना है और ये बताना है कि फिनलैंड किस महाद्वीप का देश है। फिनलैंड किसका देश है, इसके बारे में बताना है। फिनलैंड की राजधानी आपको जल्दी से बता दीजिए। चले आगे, तो आप एसएमएस करके बता देंगे। तो फिनलैंड की जो राजधानी होती है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी राजधानी है और मरक्का यहाँ की मुद्रा है। फिनलैंड की जो राजधानी वो क्या है? हेलसिंकी है और ये यूरोप का देश है। फिनलैंड कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आज देखिए एक एसएमएस आया है कि आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक कूट के माध्यम से आपको बताना है जो नीचे दिया गया है। एक तरफ देश है, एक तरफ राजधानी, जिसके बारे में आपको बताना है। आज 20 जून है और 20 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। अभी अभी मैसेज आपने ऊपर देखा होगा, मैसेज को हमने रिमूव किया है स्क्रीन पर से। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिल रहा है, ताजिकिस्तान मिल रहा है, तंजानिया है और स्विट्जरलैंड है। तो इसकी राजधानी आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए, आंसर बोलिए कौन सा सही है। तो इसमें जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी होती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। उसके बाद दूसरा जाते हैं तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? बर्न होती है। क्या होती है? बर्न होती है। तंजानिया, तंजानिया और स्विट्जरलैंड, जल्दी से बता दीजिए। तंजानिया की राजधानी अभी ऊपर भी आया था, तंजानिया की राजधानी आपको बताना है। तंजानिया की राजधानी आप बता देंगे। तंजानिया की राजधानी क्या होती है? दुशांबे होती है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है? डोडोमा होती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होती है? डोडोमा होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। ब्राज़ील है, क्यूबा है, केन्या है, जाम्बिया है। राजधानी दी गई हवाना, ब्राजीलिया, लुसाका, नैरोबी। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित करके बताना है कौन सा सुमेलन में सही है। तो सबसे पहले आपको अगर ब्राज़ील की राजधानी ढूंढनी है तो आप बताएंगे ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है। तो जल्दी से आप बता दीजिए ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है। तो आप आंसर करेंगे ब्राज़ील की राजधानी क्या होती है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया होती है। क्या होती है? ब्राजीलिया होती है। तो आपका तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। दूसरा है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी तभी ऊपर आई थी। क्यूबा की राजधानी क्या होती है? क्यूबा की जल्दी से बता दीजिए। क्यूबा की राजधानी आपकी होती है क्यूबा की राजधानी बताइए क्या होती है? क्यूबा की राजधानी होती है हवाना। ब्राजीलिया ब्राज़ील की, हवाना क्यूबा की। केन्या की राजधानी क्या होती है? नैरोबी होती है। और जाम्बिया की राजधानी क्या हो जाएगी? लुसाका। ठीक, तो जाम्बिया की लुसाका हो गई, ब्राज़ील की ब्राजीलिया हो गई, क्यूबा की क्या हो गई? हवाना हो गई और केन्या की नैरोबी हो गई। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैगी नाट रेखा थी, कह रहा मैगी नाट रेखा के बारे में बताना। मैगी नाट रेखा थी, तो आपको इसका आंसर करना है। मैगी नाट रेखा थी, तो इसका आंसर आपको जल्दी से बताना। मैगी नाट रेखा थी, क्या थी मैगी नाट रेखा? तो जल्दी से बता दीजिए। मैगी नाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। उस रेखा का नाम क्या है? मैगी नाट रेखा। ठीक, मैगी नाट रेखा किसकी सीमा का निर्धारण करती है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्धारण करती है। वास्को ड गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? आपको बताना है वास्को ड गामा कालीकट किस वर्ष में आया था, तो जिसका आंसर आपको देना है। जल्दी से बता दीजिए वास्को ड गामा कालीकट कब आया था। तो वास्को ड गामा कालीकट 1498 AD में आया था। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं? कह रहा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं? अभी एक क्वेश्चन देखिए, आप लेटेस्ट क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है? आपको इसका आंसर बताना है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो स्थल रुद्ध हो। वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है? तो आपको इसका आंसर बताना, जल्दी बताइए। तो वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, देखिए हाईलाइट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट श्रृंखला का प्रश्न है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या है? आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होता है आपका 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवष्टिक देश कौन सा? कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भू आवष्टिक देश कौन सा है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो?
तो उसे आपको बताना है, इसका आंसर करना है। तो 19 का आंसर आपका क्या होता है? कजाकिस्तान। क्या होता है? कजाकिस्तान। डेटम रेखा क्या है? आप देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में डेटम रेखा क्या है आपको ये बताना है। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। डेटम रेखा उसे कहते हैं जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। और ब्यूफोर्ट स्केल तथा ब्यूफोर्ट कोड यानी संकेत असूचित करता है। किसको असूचित करता है आपको बताना। ब्यूफोर्ट स्केल और ब्यूफोर्ट कोड किसको असूचित करता है, किसको इंगित करता है, आपको इसका आंसर करना है। तो जल्दी से बता दीजिए किसको करता है। तो हेरिकोन को। किसको करता है? हेरिकोन को। ठीक। और निम्नांकित में से कौन सा स्थल रुद्ध देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच स्थित है? कह रहा कौन सा ऐसा देश है जो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच में स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा देश है? तो आप कहेंगे लग्जमबर्ग है। कौन सा ऐसा देश है? लग्जमबर्ग है। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है आपको बताना है। पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका आंसर आपको बताना है पवन की गति किस यंत्र से नापी जाती है। तो इसको थोड़ा सा, हाँ, जल्दी से बता दिए पवन की गति किस यंत्र से नापी जाती है। एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? दाब नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखाएं कहलाती हैं। कह रहा समान सूर्यातप यानी सूर्य के तापमान को समान दर्शाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? आइसोहेल रेखा। क्या कहते हैं? आइसोहेल रेखा कहते हैं। समान सूर्यातप को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल रेखा कहते हैं। और उसके बाद पूछ रहा है ऑक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑक्टाक मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आप जानते हैं किसके? मेघाच्छादन की मात्रा यानी बादल कितना घिरा है, इसे मापने के लिए ऑक्टास नामक मापनी का उपयोग किया जाता है। मेघाच्छादन के लिए की मात्रा नापी जाती है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है आपको ये बताना है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ? स्थल से घिरे हुए देश के बारे में बताना है। कौन सा ऐसा देश है जो स्थल से घिरा हुआ है? तो है चाड। कौन सा है? चाड है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको आंसर करना है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो आप बताएंगे तो है क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड ये सुमेलित नहीं है। और उसके बाद उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? कह रहा उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? यह प्रश्न अब इम्पोर्टेंट श्रृंखला की सीरीज में चला जाता है। उच्चावच दिखाने का सही तरीका क्या है? समुच्च रेखा। कौन सी रेखा? समुच्च रेखा है। झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना होगा। तो जल्दी से बताइए कौन ऐसा है जो निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे तो आप इसका आंसर तो जल्दी से बता दीजिए। गिनी बसाऊ, बसाऊ, ताइवान, ताइपेई, निकारागुआ, मानागुआ, मानागुआ और मालदीव, मालवी। तो आपको बताना कौन सुमेलित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए 30 का आंसर। तो आप बताएंगे मालदीव, मालवी सुमेलित नहीं है। और उसके बाद मैक मोहन रेखा बनाती है। किसको बनाती है मैक मोहन रेखा? तो आपको इसका आंसर करना, मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा को निर्धारित करती है। तो उसे क्या कहते हैं? मैक मोहन रेखा कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपका जो सेगमेंट स्टार्ट होता है वो है आपका इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के मृत तारों को, तारों की एज, इन सबको जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं तक के सभी प्रश्न को एक साथ समाहित किया जाएगा, जिसमें लगभग 300 प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। कह रहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से विषय में सिद्धांतों को सुमेलित करना है। कौन सा सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय से सुमेलित है? तो एक तरफ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरे तरफ सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कि जो सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया है।
तो सबसे पहले है बृहद विस्फोटक सिद्धांत, और दूसरा है दोलन सिद्धांत, और तीसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत, और फोर्थ जो आपका है सोलर नेब्यूला सिद्धांत। तो आपको इनके बारे में बताना है कि इनका आंसर कौन सा आपका सही होगा। आगे दिया गया है थॉमस गोल्डयुंग हर्मन बार्डी, आगे दिया गया अलेक्जेंडर फ्राइमैन युंग जॉर्ज लेम्टेयर, और उसके बाद उसके भी आगे बढ़ेंगे तो आपको दिया गया है एलन सैंडेज, और उसके बाद आप देखेंगे तो एक नाम और है वहाँ पे जेपी कुपियर। तो पहले का आंसर आप बताएंगे कौन सा सुमेलित है। तो आप जानते हैं बृहद विस्फोट सिद्धांत, बृहद विस्फोट सिद्धांत अलेक्जेंडर फ्राइमैन और जॉर्ज लेम्टेयर द्वारा दिया गया था। तो ये तो आप जानते हैं, ये आपका हो गया ए का आंसर। अब उसके बाद देखते हैं दूसरे का आंसर क्या होता है। तो दूसरा आपसे पूछा जाता है दोलन सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हर्मन बार्डी द्वारा दिया गया था, थॉमस गोल्ड और हर्मन बार्डी द्वारा दिया गया था। सतत सृष्टि सिद्धांत, सी वाला ऑप्शन आपका सतत सृष्टि सिद्धांत। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सतत सृष्टि सिद्धांत जो होता है वो है एलन सैंडेज, और सोलर नेब्यूला सिद्धांत जेपी कुरियन। तो ये दोनों आपके क्या है, समान समान हैं। तो आपका आंसर जो बनता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर होता है। जॉर्ज लेम्टेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया। कह रहा है जॉर्ज लेम्टेयर द्वारा जो थ्योरी प्रस्तुत की गई थी, प्रतिपादित की गई थी बिग बैंग थ्योरी, उसके विस्तार से किसने प्रस्तुत किया था, उसके बारे में आपको बताना है कि विस्तार से किसने प्रस्तुत किया था। तो रॉबर्ट वेगनर ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट वेगनर ने किया था। कोबे योजना संबंधित है, कोबे योजना किससे संबंधित है, इसके बारे में बताना। कोबे योजना किससे संबंधित है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन यानी नासा जो है, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए जो नासा है यानी अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन है, उसकी योजना को संबंधित योजना को क्या कहते हैं, कोबे योजना कहते हैं। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या कह रहा है। खगोलीय दूरी को अगर नापना हो तो सबसे बड़ी इकाई के बारे में आपको बताना है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो इसका आप आंसर बताएंगे तो क्या होता है, पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। आगे बढ़ जाते हैं। महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया था। तो बताना आपको कि स्टीफन हॉकिंग्स ने, जो कि एक भौतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी किस पुस्तक में इस सिद्धांत का जो है क्या किया, समर्थन किया है यानी व्याख्या किया है। आपको ये बताना किस में समर्थन उन्होंने किया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, उस बुक का नाम क्या है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। कह रहा प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसको ज्ञात किया जाता है, आपको इसी का आंसर बताना है। तो किसको ज्ञात किया जाता है, तो जल्दी से बता दीजिए। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा तारों और गैलेक्सियों की गति को मापा जाता है, तारों और गैलेक्सियों की गति को मापा जाता है या पता किया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें और सूची के माध्यम से आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, यूनिट है और सेक्सटेंट है। ठीक, तो चलिए बताइए प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, तो जल्दी से बता देना है आपको प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष यहाँ पे क्या है, प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी किसको कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है यहाँ पे पारसेक। तो पारसेक किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना। पारसेक खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक, तो दो तो क्लियर हो गए, पारसेक और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के लिए 3 और पारसेक के लिए 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट आपको बताना। आई यू ए यू, ये यू के बारे में बताना है। ए यू किसे कहते हैं, तो ए यू कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। और सेंटेंट जो है आपका वो संबंधित है सूर्य और अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र है, जिसे सेक्सटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सटेंट कहते हैं। किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही। कह रहा है किसने यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही, इसके बारे में किसने प्रतिपादित किया था, इसी का आंसर बताना है। तो आप जानते हैं आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बात बताई थी। और निम्नलिखित में से
निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करके आपको बताना है कौन सा सही है। एरोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करके नीचे लिस्ट दी गई उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। चूँकि लिस्ट है नहीं यहाँ पे, तो हम आपको बता देते हैं और आप वहाँ से आराम से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी लिस्ट ना होने के कारण आपको हम ऐसे बता रहे हैं, आप 1 मिनट में मिला लेंगे। 1 सेकेंड बस। चलिए, सबसे पहले आपके सामने है एरोनॉटिक्स। ठीक, तो एरोनॉटिक्स का आप में जानते हैं वैमानिकी किससे संबंधित है, वैमानिकी से संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। किससे संबंधित है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी किससे संबंधित है, तो एस्ट्रोनॉमी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, खगोलकी से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी किससे संबंधित है, खगोलकी से। और एस्ट्रोफिजिक्स किससे संबंधित है, खगोल भौतिकी से। किससे संबंधित है, खगोल भौतिकी से संबंधित है। पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था। कह रहा पृथ्वी पे जो सबसे विशाल जीव था उसका नाम क्या था, डायनासोर था। तो आज के 6 करोड़ वर्ष पहले वो पृथ्वी से विलुप्त हो गया, यानी पृथ्वी पे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है ये प्रश्न को कैसे खत्म हुआ, इसका आंसर आपको बताना है। तो आप कहेंगे खगोलीय दुर्घटना के कारण। देखिए, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग रहस्य दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर बनता है वो क्या है आपका, तो खगोलीय दुर्घटना के कारण। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जो यहाँ पे दिए गए हैं उन पे विचार करना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, आगे उसके ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, अच्छा प्लेट संचालन। अच्छा, इसका क्या करना है, उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार हैं। तो इसमें आपको बताना है पृथ्वी की गतिक परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसके बारे में आपको बताना है। हालांकि इस तरह का प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि बुक ने इंक्लूड किया है और हमने उसे भी इंक्लूड कर दिया। क्लियर, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है एक क्रमिक है, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसको बहुत आप लोड मत लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण है उसका, इस गुण का कारण है उसका कि उससे कोई भी चीज़ें बाहर नहीं जा पाती, इवन प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाता। तो ये गुण उसका क्या है, तो उच्च घनत्व के कारण होता है। बहुत उच्च घनत्व होने के कारण ऐसा होता है। क्या होता है, बहुत उच्च घनत्व होने के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो आपको बताना है ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक होल का निर्माण होता है, इसका आंसर आपको बताना है कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। तो जल्दी से आप बता दीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। तो ब्लैक होल का निर्माण जो आपका आंसर होता है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों को ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से होता है। क्या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह में ब्रह्मांड की रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया गया है। कह रहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था जो नासा है के किस उपग्रह में ब्रह्मांड की रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया गया है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो कौन सा ऐसा है वो, तो आप जल्दी से बता देंगे। उसका नाम क्या है, मैप है। उसका नाम क्या है, मैप है। ठीक है, ब्रह्मांड की उपग्रह जो है उसका नाम क्या है, मैप है। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह का प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या था। कह रहा जो खोजी उपग्रह इन्होंने भेजा था जिसका नाम क्या था, मैप था, उसका उद्देश्य क्या था, उसका मतलब क्या था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए भेजा गया था। किसमें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए मैप जून 2001 में भेजा गया था। और फिर है खगोलकी से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को सम्मिलित करिए। तो जो उनके पुस्तक हैं और लेखक हैं यहाँ पर दिया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको इसका आंसर करना है। 16 नहीं बल्कि 30 क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं, 31 क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये 47 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। लेकिन उस दूसरे चैप्टर में था
तो जल्दी से बता दीजिए। किताबुल हिंद, दी ब्लैक होल, ब्रह्मांड की झलकें, कासमास, दी इंटरनेशनल। अब आपको बताना है कि पुस्तक के लेखक कौन कौन से हैं। तो जल्दी से बता दीजिए। किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो कौन है? अल-बरूनी है। किताबुल हिंद के जो लेखक हैं वो कौन है? अल-बरूनी हैं। ठीक। दी ब्लैक होल, दी ब्लैक होल के जो लेखक हैं नोएल बार्बर हैं। कौन है? नोएल बार्बर हैं, याद रखिएगा। द ब्लैक होल के लेखक जो हैं नोएल बार्बर हैं। ब्रह्मांड की झलकें, ब्रह्मांड की झलकें जो लिखी गई हैं वो किसके द्वारा लिखी गई? ब्रह्मांड की झलकें। तो ब्रह्मांड की झलकें आप जानते हैं किसके द्वारा? जयंत विष्णु नालिंग नार्लिकर, जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कासमास, कासमास किसके द्वारा लिखा गया है? तो कासमास लिखा गया है हम्बोल्ट के द्वारा। कासमास किसके द्वारा? हम्बोल्ट के द्वारा। और द इंटरनेशन तो द इंटरनेशन जो है एडिंगटन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ स्टार्स के द्वारा लिखा गया है। यानी ये पांचों किताबें, पांच लेखक दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे बाद में रिवाइज कर लेंगे। तो एक दो बार रिवाइज करने के बाद क्या होगा? आपको लर्न हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा सूची के माध्यम से आपको बताना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी, एडविन हब्बल। ठीक। अब सामने उनके लिए गए सूची दी गई है तो उसमें से आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको करना है। तो चलिए बताइए। गैलीलियो, तो गैलीलियो का क्या? दूरबीनों से ब्रह्मांड की विस्तृत अध्ययन। कोपरनिकस, कोपरनिकस सूर्य विश्व के केंद्र है तथा पृथ्वी नहीं, सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी नहीं। टालमी, टालमी ने क्या कहा था? तो आपको बताना है टालमी, टालमी का आपको आंसर बताना है। टालमी ने कहा था पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। और एडविन हब्बल, उनका कहना है ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व विद्यमान है। ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एडविन हब्बल ने खोज की कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही हैं। मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगे क्वांटा यानी ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती हैं। स्टीफन हॉकिंग ने सामान्य सापेक्षता तथा अनिश्चितता के सिद्धांत का मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की। अब आपको बताना कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें आपका गलत है। तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो आंसर होगा 1, 2, 3 आपका सही। यानी एडविन हब्बल ने खोज की कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही, ये सही है आपका। मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगे क्वांटा यानी ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती हैं, ये भी सही है। और उसके बाद तीसरा है स्टीफन हॉकिंग्स के सामान्य सापेक्षता तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत का प्रस्तावित किया, ये भी सही है। तो इस प्रकार से तीनों क्या हैं? अपने आप में सही हैं। गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? कह रहा गैलीलियो जो थे, जो गैलीलियो आप पढ़ रहे हैं उनको अभी तक, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म पीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पीसा में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पीसा में हुआ था। CPSI में पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आपको बताना है। तो किसने मापा था? रोमर ने मापा था। किसने मापा था? रोमर ने मापा था। और सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन करना है आपको। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो जल्दी से सुमेलित करके आप बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करिए, जल्दी बताइए। 21 का आंसर आपको करना है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होगा। शून्य द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान आप जानते हैं न्यूट्रिनो को कहते हैं। शून्य द्रव्यमान किसको कहते हैं? न्यूट्रिनो को। आंशिक आवेश, आंशिक आवेश किसको कहा जाता है? तो आंशिक आवेश की अगर बात कर लें तो आंशिक आवेश जो होता है वो होता है क्वार्क का। और उसके बाद आंशिक प्रचक्रण, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का। और पूर्णांक प्रचक्रण फोटॉन का। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से। ए वाला आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। भौतिक विद न्यूट्रिनो को कुछ न कुछ, एक सेकेंड, भौतिक विद न्यूट्रिनो को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं क्योंकि, कह रहा है न्यूट्रिनो को भौतिक विद जो होते हैं, जो भौतिक विज्ञान के शास्त्र के जनक भौतिक शास्त्री हैं, वो क्या कहते हैं कि न्यूट्रिनो में कुछ ना के समान वस्तुएं पाई जाती हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा। ये सूक्ष्मतम कण है और लगभग द्रव्यमान रहित है। ये अन्य पदार्थों से धीमी क्रिया करते हैं। इनका भार इलेक्ट्रॉन के भार का 0.005% है, जो लगभग नगण्य है। और ये अतः उपरोक्त सभी क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें क्या हैं, सही हैं। तीनों चीज़ें जो दी गई हैं ये सब सही हैं। एक खगोली एकक की दूरी है। ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है, जिसके खोजकर्ता कौन है। कह रहा ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है, जिसके खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता का नाम बताना कि इसके खोजकर्ता कौन है। एलन गुथ हैं। कौन है इसके खोजकर्ता, एलन गुथ हैं। कौन है, एलन गुथ हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। आकाश स्याह काला है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से अधिक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही कौन गलत है, इसका आपको विवेचन करना है। तो बताइए 25 में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बी है, आकाश स्याह कलर का है, यह एक सही है। और दूसरा तारे टिमटिमाते नहीं हैं, यह दो सही हैं, बाकी ये सही नहीं है। मैसोन कहाँ पाए जाते हैं। कह रहा है मैसोन कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में बताना है। मैसोन कहाँ पाए जाते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए मैसोन कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी बताइए मैसोन कहाँ पाए जाते हैं। यक्स रे किरणों में। किस में पाए जाते हैं, यक्स किरणों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है, उसे बताना है। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित है उसी को बताना है। तो यहाँ पे सिद्धांत है, नियम है, संबंधित वैज्ञानिक है। महाद्वीपीय अपवाह सिद्धांत। ठीक, कौन सा सुमेलित है यही आपको बताना है। महाद्वीपीय अपवाह सिद्धांत एडविन हब्बल गलत है। ठीक, ब्रह्मांड का विस्तार अल्फ्रेड वेगनर, अभी ऊपर आया था, यही आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ब्रह्मांड का विस्तार नहीं, ये भी गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताना कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला सही है, केवल एक ये सही है, केवल एक वाला। क्लियर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। कह रहा ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, इसके बारे में आपको बताना। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दी थी, एस चंद्रशेखर ने दी थी। और बिग बैंग सिद्धांत जो है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसके उद्भव की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत, तो आपको ये बताना किसके उद्भव की, तो ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। अब आपका सेकंड पार्ट है निहारिका एवं आकाशगंगा। क्वेश्चन का सीक्वेंस सीधा है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कह रहा हमारी आकाशगंगा को सूर्य की परिक्रमा करने, केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। कितना समय लगता है, तो इसके बारे में आपको बताना है कितना समय लगता है परिक्रमा करने में। तो आप कहेंगे 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। उल्का है, उल्का है, तो उल्का क्या है इसके बारे में आपको बताना है। उल्का है, उल्का क्या है, तो जल्दी से आप बताएंगे उल्का क्या है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे एक सीरीज और चलती है GS 2020 और
विज्ञान 2020, हिंदी 2020 श्रृंखला चलती हैं और ये श्रृंखला बीच में किसी कारणवश आपकी रोकी गई हैं, फिर आगे लगातार हो जाएंगी। तो आप चैनल जुड़ जाएंगे तो इससे लगातार आपका रिवीजन चलता रहेगा। यह श्रृंखला आपकी सिर्फ और सिर्फ 50 दिन के, और 50 दिन में हमारा प्रयास है कि हम आपके 15,000 प्रश्न करवाएंगे। एक श्रृंखला में कम से कम हम 150 प्रश्न लेंगे। एक दिन के पहले दिन में आपके 150 प्रश्न लिए जाएंगे। 2 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें 150 करके 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से आपको मिलेंगे टोटल एक दिन में 300 प्लस प्रश्न, और 300 प्लस प्रश्न करके आप 50 दिन में करेंगे तो आपका हो जाता है टोटल 15,000 प्रश्न। और 15,000 प्रश्न करने के बाद आपको 50 नंबर पक्का है, 50 क्वेश्चन आपको इस सीरीज से मिलने वाला है। तो इस सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सकें। तो ठीक है, उल्का है तो आप बताएंगे क्या है उल्का, तो जल्दी से बता दीजिए। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का एक हिस्सा है, अंश है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, कह रहा आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, किस में वर्गीकृत की गई। तो आकाशगंगा आपको कैसे होती है, तो आकाशगंगा आपकी सर्पाकार है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में पाई जाती हैं, सर्पिलाकार होती हैं आकाशगंगा। जिस तारामंडल के हमारी जो दुग्ध गंगा आकाशगंगा जो है हमारी दुग्ध मेखला, तो वो कैसी सर्पिलाकार है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, कह रहा है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो तारामंडल का आपको नाम बताना है। कौन सा वो तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल। कौन सा तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, तो हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है, इसका आपको आंसर बताना है। तो आप बताएंगे हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। किसमें, मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं। हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। और निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें। निम्नलिखित सूचियों को आपको सुमेलित करना है और उसके उत्तर को आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा, हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग। तो जल्दी से बताइए पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है, इसे आपको बताना है। जल्दी बताइए। पृथ्वी के सर्वाधिक, इसको थोड़ा सा इधर कर लें दिखता रहे। हाँ, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा, तो पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन है, सूर्य है। कौन है, सूर्य। तो आपका तो ऑप्शन 1 सही हो जाता है। ठीक, दूसरा चलते हैं। सूर्य से सर्वाधिक नज़दीक तारा, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है, अभी आपको बताना है। तो प्राक्जिमा सेंचुरी, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन है, प्राक्जिमा सेंचुरी। क्लियर। उसका बाद हमारी गैलेक्सी का सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी क्या है, एंड्रोमेडा है। कौन सी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो मिल्की वे है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। हमारी आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे भी कहते हैं, नभ मंडल में किस ऋतु में दिखाई पड़ती। कह रहा है नभ में किस ऋतु में दिखाई पड़ती है, जब हम लोग इसे देख सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है कि किस ऋतु में दिखाई पड़ती हैं। तो शरद ऋतु में दिखाई पड़ती हैं। किस ऋतु में दिखाई पड़ती हैं, शरद ऋतु में दिखाई पड़ती हैं। सौर मंडल में शामिल हैं, कह रहा है सौर मंडल में कौन शामिल है, तो इसके बारे में आपको बताना है। सौर मंडल में शामिल हैं, तो जल्दी से बता दीजिए सौर मंडल में क्या क्या शामिल है। सूर्य हैं, ग्रह हैं, ग्रहिका हैं, चंद्रमा है और धूलकेतु हैं। ये सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्वासर्स क्या हैं, क्वासर्स आपको बताने हैं। क्वासर्स क्या हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है क्वासर्स क्या हैं। तो जल्दी से बता दीजिए क्वासर्स क्या हैं। अर्धतारी प्रकाश जो रेडियो तरंग की शक्तिशाली स्रोत हैं। अर्धतारी प्रकाश जो रेडियो तरंग की शक्तिशाली स्रोत हैं। क्या हैं, शक्तिशाली स्रोत हैं। और आगे बढ़ जाएंगे। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, इसके बारे में आप बताएंगे। साइरस या डॉग स्टार। कौन सा तारा है, साइरस या डॉग स्टार है। और गैलेक्सी हैं, तो इसके बारे में आप बताएंगे। गैलेक्सी है, तो इसका आंसर आप दीजिए गैलेक्सी है।
तारों का समूह, गैलेक्सी किसे कहते हैं? तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। और निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करके आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जल्दी से बता दीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके आगे लगता है सुमेलन का अच्छा लिस्ट दी गई है, जिसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, जिससे आप इसे देख पाएंगे। हाँ, बस इसी एक प्रश्न में, उसके बाद जूम कर दिया जाएगा। तो शीतकाल में दिखाई पड़ने वाला तारामंडल, कह रहा शीतकाल में दिखाई पड़ने वाले तारामंडल को क्या कहते हैं? आपको इसका आंसर देना। शीतकाल में दिखाई पड़ने वाले तारामंडल को क्या कहते हैं? तो शीतकाल में दिखाई पड़ने वाले तारामंडल को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं, उसे ओरियान कहते हैं। शीतकाल में दिखाई वाले तारामंडल को क्या कहते हैं? व्याघ्र या ओरियान कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याघ्र या ओरियान कहते हैं। आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखने वाला तारामंडल क्या कहलाता है? आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखने वाला तारामंडल क्या कहलाता है? सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। कौन सा तारामंडल कहलाता है? सप्तऋषि तारामंडल कहलाता है। और आकाश में रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई पड़ने वाला तारामंडल कृत्तिका तारामंडल कहलाता है। और एक तारामंडल और है, ग्रीष्म ऋतु में बिच्छू की आकृति में दिखने वाले तारामंडल को क्या कहते हैं? वृश्चिक कहते हैं। कौन सा कहते हैं? वृश्चिक तारामंडल कहते हैं। ध्रुव तारा स्थित है। ध्रुव तारा स्थित है, किसमें स्थित है ध्रुव तारा? तो ध्रुव तारा स्थित है सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। ध्रुव तारा स्थित है सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। आगे बढ़ते हैं। पल्सर है। पल्सर हैं, क्या है पल्सर? तो पल्सर हैं विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा सबसे चमकीला क्षेत्र कौन सा? कह रहा हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और सबसे चमकीला क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में बताना है। सबसे शीतल और सबसे चमकीला क्षेत्र कौन सा है हमारी आकाशगंगा का? तो ओरियन नेबुला है। कौन सा है? ओरियन नेबुला है। कौन सा? ओरियन नेबुला है हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला और सबसे शीतल क्षेत्र। अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वार्सर्स हैं। अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वार्सर्स हैं, कौन सा है? अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वार्सर्स है। आपको इसके बारे में बताना, सबसे चमकीला क्वार्सर्स है, तो जल्दी से बता दीजिए सबसे चमकीला क्वार्सर्स कौन है? तो 3C273, 3C273। और निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? कह रहा कौन ऐसा है इसमें श्रृंखला में, कौन सा ऐसा है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, उसके बारे में आपको बताना है। 47 का आंसर कर दीजिए कि कौन सा ऐसा है जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो आप आंसर बताएंगे कौन सा ऐसा है? ब्रिटल स्टार। कौन सा ऐसा है? ब्रिटल स्टार ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, जबकि पल्सर, ब्लैक होल और क्वासर्स ये अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है, किसके बारे में आपको बताना है? वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख किया गया? तो टोटल 27 नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है। आपको याद होगा कि चंद्रमा की 27 पत्नी थी और उसी 27 पत्नी के अकॉर्डिंग ही 27 नक्षत्र बताए जाते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। खगोल विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। खगोल विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? आपको ये बताना है। खगोल विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? बेबीलोन मेसोपोटामिया के हैं। बेबीलोन मेसोपोटामिया के खगोल विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। बेबीलोन ये कहाँ के? मेसोपोटामिया के हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले दिखी थी, किसने दिखी थी, किसको दिखी थी? तो आपको बताना है आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले दिखी थी। तो आपको इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इसका आंसर होता है गैलीलियो ने। किसने देखी थी? गैलीलियो ने देखी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सप्तऋषि। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सप्तऋषि। तो सप्तऋषि क्या है इसको आपको बताना। सप्तऋषि क्या है इसके बारे में आपको बताना। सप्तऋषि क्या है? तारामंडल है। सप्तऋषि क्या है? तारामंडल है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता। कह रहा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, इसके बारे में जानना है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए। नक्षत्र कहलाता। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था।
जो वहाँ से पूर्व जो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता। देखिए इस तरह का प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न आने वाला नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जो प्रश्न आने की संभावना उन्हीं प्रश्नों को करते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तारे के जन्म और तारे के विकास के बारे में अगर हम लोगों को पढ़ना है तो देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न हैं, इसको भी कर लिया जाए। तो तारे के जन्म और तारे के विकास को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो इस प्रकार से हमारे प्रश्नों की श्रृंखला हो जाएगी 84। लेकिन चलिए तारे के जन्म और तारे के विकास को और सूर्य के बाद जो और भी टॉपिक्स हैं उसे हम लोग सेकंड वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इवनिंग तक आपको सेकंड वीडियो भी मिल जाएगी और कल सुबह तक आपको थर्ड वीडियो मिल जाएगी, यानी एक दिन में 2 से 3 वीडियो आपको मिलेंगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करके इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप इजीली इसे सुन सकते हैं, सुनने से भी आपको याद होगा। तो आप देखते रहें, दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको पता चल जाए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।